हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। आप किसी भी क्लास के यानी कि आपके किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी के भी वीडियो देखना चाहें 100% फ्री, यानी जितनी बार जब चाहें जहां चाहें टोटली फ्री दे सकते हैं। और साथ ही आपको कंटेंट भी जितना दिया जाता है वीडियोस में वो भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होता है। तो इसी फ्री एजुकेशन की श्रृंखला में हम आपके लिए सीयूईटी भी लाए हैं। तो सीयूईटी का हिंदी का जो पोर्शन मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स विद एमसीक्यूज क्लियर कर चुकी हूँ। अब मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर करा रही हूँ। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है आपका मॉक टेस्ट पेपर नंबर 7। अभी तक हम 6 सॉल्व कर चुके हैं, आज हमारा 7th मॉक टेस्ट पेपर है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से होगा, क्योंकि प्रैक्टिस हम जितनी करते रहेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर पेपर में मैं आपसे एक ही चीज बोल रही हूं कि इसमें टाइम हमारे पास कम रहेगा, तो और साथ ही गद्यांश कई आएंगे। तो गद्यांश को पढ़ने के लिए टाइम हमें कम से कम लगे, इसके लिए बेस्ट ये है कि एक बार में ही आप गद्यांश पढ़कर समझ जाइए। उसे बार बार पढ़ने का समय हमारे पास में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, हमें 40 ऑप्ट करने हैं और टाइम हमारे पास रहेगा 45 मिनट्स का। तो टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, तो इसलिए गद्यांश को एक ही बार में पढ़कर आप समझिए। तो पूरा कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता के साथ हमने उसको पढ़ना है, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आज के भी मॉक टेस्ट पेपर में हम आपके लिए 3 गद्यांश लेकर आए हैं, जिन्हें हम फटाफट पढ़ेंगे और समझेंगे और जो है टाइमली काम को ख़त्म भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सामान्य निर्देश आते हैं वो क्या है। निर्धारित समय हमारे पास 45 रहेगा, हमारा पूर्णांक रहेगा 200 अंक का। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का दिया जा रहा है और एक गलत प्रश्न पर हमारा 1 अंक काटा जा रहा है। तो इसलिए गलत जो है नहीं करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। तो जितना आप करोगे तो सोच समझ के ही हमें उसका उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 1 पर हमारे पास है गद्यांश। क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है हमें। अब बस एक बार में ही हमें पढ़ना है, ध्यान रखिए, दोबारा हम यहाँ तक नहीं वापस आएंगे। गंगा हमारी प्रवाहमान संस्कृति की प्रतीक रही है। उसके आंचल में अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं अनंत काल से फल फूल रही हैं। गंगा पुरातन काल से ही एक स्नेहीमयी जननी के भांति अपने पवित्र जल में समस्त भारतवासियों का पालन पोषण करती आ रही है। वास्तविकता तो यह है कि गंगा के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जाहिर सी बात है, गंगा हमारी पवित्र नदी है और भारत को हम बिना गंगा के देख ही नहीं सकते हैं। हम सब भारतवासी संसार से विरक्त हो सकते हैं, मोहमाया का त्याग कर सकते हैं, पर गंगा मैया से अपना नाता किसी भी प्रकार से नहीं तोड़ सकते। गंगा तो वो सजीव ममता की अविरल धारा है जो अपना हाथ पकड़कर मानव को सागर तक ले जाती है और वहां से वह संपूर्ण जगत के तट पर पहुंच जाता है। गंगा द्वार सबके लिए हमेशा खुला रहता है। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात शरीर की राख गंगा नदी में बहाई जाती है, ये उसे भी स्वीकार कर लेती है। मतलब मृत्यु के बाद जो उसकी राख बहा दी जाती है, गंगा नदी उसको भी स्वीकार कर लेती है। निरंतर प्रवाहमयी यह नदी पापियों का उद्धार करने वाली नदी है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे पवित्र नदी माता माना जाता है। क्या है, पवित्र नदी को समझकर उसे माता बोला का दर्जा दिया गया है। गंगा केवल नदी ही नहीं, एक संस्कृति है। गंगा नदी के तट पर अनेक पवित्र तीर्थ स्थलों का निवास है। इसका उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री नामक स्थान है। हिमालय की बर्फ पिघलकर इसमें आती रहती है, वर्ष भर इसमें आती रहती है, अतः इस नदी में पूरे वर्ष जल रहता है। यह सदा अपने शुद्ध और पवित्र जल से करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। समस्त चर अचर प्राणी ही इसके जल पर निर्भर हैं। लाखों एकड़ जमीन इस जल से सिंचित होती है। गंगा नदी पर फरक्का आदि कई बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लागू की गई हैं। गंगा नदी के पानी की पवित्रता के कारण हर शुभ कार्य पर इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग देखिए, हर पवित्र जो भी हमारा उत्थान होगा, गंगा जल का उपयोग जरूर किया जाता है।
आमतौर पर पानी ऑक्सीजन की कमी में खराब हो जाता है, लेकिन गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई भी पानी रखो तो उसमें कुछ दिन में कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन हम लोगों के घरों में जो पूजा स्थल होता है वहां पे देखिए गंगा जल जरूर होता है और उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। आप सालों साल उसको लगा के रखिए, लोगों 50 साल तक उन लोगों ने लगा कर रखा हुआ है अपने घर में डिब्बों में पानी बंद करके, लेकिन कभी भी वो पानी सड़ा नहीं, कभी बदबू नहीं आई, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़े। तो ये गंगा नदी के पानी की खासियत है। गंगा नदी में मछली, सर्प और डॉल्फिन भी पाई जाती हैं। मकर संक्रांति पे लाखों लोगों की संख्या में लोग गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों और पूजा की सामग्री नदी के पानी में डालने से गंगा नदी का पानी दूषित हो जा रहा है। हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर गंगा नदी को साफ सुथरा रखें। ये नदी हम इतनी पवित्र है, पूजनीय है, हमें जीवन प्रदान करती है, हमारी धार्मिक आस्था उससे जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप कभी वहाँ पूजा के लिए जाइए, उसमें कभी भी किसी प्रकार की भी गंदगी मत डालिए, उस नदी को प्रदूषित मत करिए। अब ये हमने गद्यांश पूरा पढ़ लिया। अब इसी पे आधारित प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं देखते हैं। क्या है, गंगा को हमारी प्रवाहमान संस्कृति का प्रतीक क्यों बताया गया है? हमारी प्रवाहमान संस्कृति का प्रतीक क्यों बताया गया है? क्योंकि उसके आंचल में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं फल फूल रही हैं। क्योंकि उसके आंचल में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं फल फूल नहीं रही हैं। क्योंकि वह माता है, क्योंकि वह निरंतर प्रवाहमान है। तो क्या कारण है कि उसे हमारी संस्कृति का प्रतीक बताया गया है? कारण है कि उसके आंचल में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं फल फूल रही हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में गंगा नदी को किसका दर्जा दिया गया है? पत्नी का, माता का, पिता का या कन्या का? तो क्या दिया गया है? एक माता का दर्जा दिया गया है। गंगा को सजीव, ममता की अविरल धारा क्यों कहा गया है? सजीव, जिंदा जो है और ममता की अविरल धारा कहा गया, क्योंकि वह माता है, क्योंकि वह जननी है, क्योंकि वे मानव को सागर तक ले जाती है, क्योंकि वह पवित्र नदी है। तो क्यों बोला गया है? क्योंकि वह मानव को सागर तक ले जाती है। अब गंगा नदी सागर तक जा रही है और लोग उसके दर्शन करने तक वहां तक जाते हैं। गंगा का उद्गम स्थल क्या है? कहां से वो पैदा होती है? गंगोत्री, यमुनोत्री, पर्वत या पर्वतमाला? तो कहां से वो पैदा होती है? जहां से निकलती है वो है गंगोत्री। गंगा नदी पर कौन सा बांध बंधा हुआ है? सरक्का, परक्का, बरक्का या फरक्का? तो क्या बात हुई थी? वो है फरक्का बांध बंधा हुआ है। इस नदी में वर्ष भर जल क्यों भरा रहता है? क्या कारण है? ये नदी कभी सूखती नहीं, वर्ष भर इसमें जल रहता है। क्योंकि हिमालय की बर्फ पिघलकर इसमें आती रहती है, क्योंकि इसमें समुद्र का पानी आता है, क्योंकि इसमें झरने का पानी आता है, क्योंकि इसमें नदी का पानी आता है। तो क्या होता है, गंगा नदी में बर्फ का पानी पिघलकर हमेशा आता रहता है, इसलिए इसमें वर्ष भर पानी बना रहता है। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात क्या होता है? वह परलोक पहुंच जाता है, उसकी राख गंगा नदी में बहाई जाती है, उसका शरीर पवित्र होता है। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो उसकी मृत्यु के बाद, उसका दाह संस्कार करने के बाद उसकी जो राख होती है उसे गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। आमतौर पर पानी क्यों खराब हो जाता है? क्या कारण बताया था गद्यांश में? ऑक्सीजन की अधिकता के कारण, कार्बन की अधिकता के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, कार्बन की कमी के कारण। तो क्या कारण था? ऑक्सीजन की कमी के कारण पानी खराब हो जाता है। किस अवसर पर लाखों की संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं? कब जाते हैं? बहुत सारे लोग। गद्यांश में बताया गया है मकर संक्रांति पे, सूर्य संक्रांति पे, चंद्र संक्रांति पे, उपरोक्त सभी पे। तो कब बताया गया है? वो है मकर संक्रांति पे, यानी कि जब हम लोग खिचड़ी मनाते हैं, आपका होता है जनवरी में 14 और 15 जनवरी के मध्य किसी भी दिन पड़ता है, दोनों में से एक दिन, उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। उस अवसर पर जो है गंगा स्नान के लिए लाखों लोग गंगा नदी की तरफ जाते हैं। गंगा नदी पर किसका निवास है? कौन है? साधु का, संतों का, लोगों का या अनेक तीर्थों का? तो गंगा नदी में क्या है? अनेक तीर्थों का निवास है। बहुत सारे तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर हमको मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला गद्यांश। अब हम आते हैं हमारे दूसरे गद्यांश पे।
दूसरा गद्यांश क्या है, देखिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। फिर से हमें पहले ही बार में गद्यांश को एक ही बार में समझना है, ध्यान रखिएगा, दोबारा पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। वृद्धावस्था की समस्या मशीनीकृत विश्व की उपज है, जो हमारे देश तक ही सीमित नहीं है। यह बहुत से विकसित देशों का भी सिरदर्द है। पहले अधिकांश लोग 45-50 वर्ष की उम्र में वृद्ध हो जाते थे, लेकिन अब वृद्धावस्था लगभग सेवानिवृत्ति या 60 वर्षों के बाद मानी जाती है। वृद्धावस्था एक ऐसी होती है जहां पर लोगों शरीर से कमजोर होते हैं, उनके पास उनके से बात करने के लिए लोग नहीं होते हैं, अकेलापन आ जाता है। तो ये समस्या जो है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो सिर्फ ऐसी समस्याएं हमारे देश में ही नहीं, सभी देशों में है। पहले वृद्धावस्था 45 से 50 के बीच आती थी, लेकिन अब जो हमारी सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट की जो एज है वहां तक मानी गई है। मतलब 60 साल तक आप काम करिए, फिर आप जब रिटायर हो जाते हो तो उसके बाद बोला जाता है कि आप वृद्धावस्था में आ गए हैं। आधुनिक युग में वृद्धावस्था काफी देर से आती है तथा आयु के प्रभाव धीरे धीरे उजागर होते हैं। औद्योगिकरण एवं पश्चिमी सभ्यता के कारण संयुक्त परिवार के टूटने के परिणाम स्वरूप तथा हमारे सिद्धांतों में परिवर्तन के कारण वृद्ध व्यक्ति कई गंभीर समस्याओं से जूझते हैं एवं उनका जीवन वास्तव में कष्टकर हो जाता है। बहुत सा आधुनिकीकरण, पश्चिमी सभ्यता के कारण जो ज्वाइंट फैमिलीज थी टूट गई हैं, जिसके कारण वृद्ध अकेले हो गए हैं। उन्हें सिर्फ शरीर कमजोर होना, बहुत तरह की बीमारी नहीं, और सबसे बड़ा कारण है अकेलापन, जिसके कारण उनका जीवन बहुत ज्यादा कष्टकर हो जाता है। वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति अपने बच्चों से शारीरिक, नैतिक, वित्तीय एवं भावनात्मक सहारे की जरूरत महसूस करते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे जब हम छोटे थे हमें उन्होंने पाला, हमें हर तरह का सहारा दिया, आप इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरीके से उन्होंने हमें संभाल कर बड़ा किया। तो अब कहते हैं ना, बुढ़ापा और बचपन एक समान होता है। तो उसी तरीके से जब वो वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो वो हम बच्चों से इस चीज़ की जो है कामना करते हैं कि हम उनका वैसे ही देखभाल करें जैसे बचपन में उन्होंने हमारी करी थी। जो भविष्य को संवारने की समस्याओं और पारिवारिक जीवन में उलझे होते हैं, कौन? यानी कि बच्चे, तथा वे अपने माता पिता की जरूरतों पर ध्यान देने तथा उनकी भावनाओं को संतुष्ट करने के अयोग्य होते हैं। मतलब हम अपनी रफ्तार भरी जिंदगी में इतने बिजी होते हैं, इतना काम होता है कि हम कभी 2 पल का वक्त उनके पास नहीं दे पाते कि उनकी जरूरतों को जान और समझ सके। वृद्ध व्यक्तियों को परिवार एवं समाज पर बोझ एवं थोपे गए सदस्य की भावना से ग्रसित होकर लोग उनकी उपेक्षा करते हैं। वो ये भावना लोगों में हो गई कि ये वृद्ध हो गए हैं, अब ये बेकार हैं, इन्हें समाज की जरूरत नहीं है, तो अब वो एक जैसे होता है ना, जबरदस्ती हम पे कोई चीज थोप दी जाती है। इस मनोभावना के साथ वृद्ध लोगों को देखा जाता है। बच्चे, पौत्र पौतियां तथा घरेलू नौकर तक उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, सोचिए, एवं हर बात पर उनका तिरस्कार करते हैं। मतलब उनसे हर बात पे चीखना, हम उनसे जोर आवाज में बात करने लगते हैं, उनकी बातों से झुंझलाने लगते हैं, उनकी भूलने की आदत है, उनका धीरे काम करने का जो एक प्रोसीजर होता है उस चीज़ से हमारे अंदर झुंझलाहट आ जाती है। तो सभी उनका तिरस्कार करते हैं, उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के प्रति उनका रवैया अवमाननापूर्ण एवं अपमानजनक होता है। जब ऐसी बातें होती हैं तो वृद्ध व्यक्ति निराश और अथाह सागर में डूब जाते हैं। इस निराशा से वे शारीरिक एवं मानसिक तनाव में रहते हैं। अब हर पल कोई अगर आपका अपमान करेगा, आपका तिरस्कार करेगा, तो क्या होगा? उसका नतीजा ये होता है कि वो लोग धीरे धीरे जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं, निराश होते हैं, सोचने लगते हैं। इससे अब उनकी भाई शरीर उनका कमज़ोर हो रहा है वृद्धावस्था के कारण, उसके ऊपर उनका मेंटली प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा, तो जाहिर सी बात है उनकी बीमारियां बढ़ेंगी। और यही होता है अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए। वृद्ध व्यक्ति भी विचित्र स्वभाव द्वारा अपनी प्रक्रिया व्यक्त करते हैं। अब जो वृद्ध होते हैं उनके साथ ऐसा करो तो वो भी भाई अपना व्यवहार तो व्यक्त करेंगे, तो उनकी प्रक्रिया भी अलग तरीके से होगी। तथा युवा लोगों से लंबे तर्क करके अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि उनके तर्क कोई सुनना नहीं चाहता। अब क्या होता है, अब वो क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट करने का मतलब क्या होता है, सिर्फ आप बोलते रहिए, हम नहीं सुनेंगे। युवा वर्ग उनकी बातों को सुनता ही नहीं है, अनसुना कर देता है, जैसे लगता है वो है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। वे सही हो सकते हैं किंतु उनकी उम्र सही नहीं होती है। मतलब अब देखिए,
लोगों का मानना है कि अरे आप क्या जाने आज भी समझ, लेकिन ये ध्यान रखिए वो हमसे बहुत ज़्यादा जी चुके हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है। तो जो कुछ वो कह रहे हैं हमें शांत दिमाग से ध्यान से सुनना है। उनके अच्छे कार्य भी पसंद नहीं किए जाते, यहाँ तक कि जब वे युवाओं पर अपने प्यार की वर्षा करते हैं तो उन्हें ऊंची आवाज में बोलकर अपमानित किया जाता है। जब हम हमें प्यार देते हैं तो भी हम ऊंची आवाज में बोल के उनकी इंसर्ट करते हैं। जिन वृद्ध व्यक्तियों की आय का कोई स्रोत नहीं होता उनकी स्थिति और भी दयनीय होती है। अब देखिए बहुत से वृद्ध व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पेंशन मिलती है, उनकी आय का कोई दूसरा सोर्स है, लेकिन जिनके पास कोई आय का सोर्स ही नहीं है उनकी स्थिति तो और ज्यादा बेकार होती है। उनका ध्यान कोई नहीं रखता, कोई उनसे बात नहीं करता। यदि वे संयुक्त परिवार में रहते हैं तो कोई भी उनकी देखभाल की जिम्मेदारी नहीं लेता। यदि किसी के 2 या अधिक पुत्र हैं तो कोई भी एक साथ माता पिता का पोषण करने को तैयार नहीं है। माता पिता का बंटवारा हो जाता है, एक पुत्र पिता को रखता है और दूसरा माता का। अब देखिए वृद्धावस्था में माँ बाप को भी अलग कर दिया जाता है। अब एक ही माता पिता के अगर 4 बच्चे हैं तो वो एक साथ पाल सकते हैं, लेकिन उन 4 बच्चों में किसी के पास हिम्मत नहीं होती कि 2 माँ बाप को एक साथ रखकर पाल सके। इस कारण वृद्ध दंपत्ति कभी आपस में मिलकर बात नहीं कर पाते। भाई कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, जो एक कपल है वो अलग हो जाता है, वो अपने दिल की बात भी एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के प्रति ऐसी प्रवृत्ति का कारण समाज में बढ़ता भौतिकवाद है। भौतिकवाद मतलब कहने का मतलब है हम प्रैक्टिकली जीने लगे हैं, इमोशनली चीजों को नहीं देखते हैं, एकदम संवेदनहीन होते जा रहे हैं। आधुनिक परिवारों के सदस्य हर सदस्य से आय की अपेक्षा करते हैं कि मतलब घर में जितने सदस्य हैं वो कमाएं और पैसा दें, तथा परिवार में सुखमय एवं आरामदेह जीवन स्तर में प्रत्येक सदस्य के सहयोग की आशा करते हैं। जिस वृद्ध सदस्य से ऐसी अपेक्षित सहयोग की अक्षमता प्रकट होने लगती है वे परिवार के बोझ के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप रक्त संबंध की भावना भी बौनी हो जाती है। वृद्धावस्था की समस्याओं के समाधान का काफी आसान एवं हमारी पहुंच के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आधुनिक काल में जितने लोग हैं वो सभी क्या चाहते हैं कि घर में जितने लोग हैं वो आय करें, उनकी आय मतलब इनकम हो और हमारे जीवन का स्तर सुधर आ रहा है, और जो उनकी इस भावना पर ठीक नहीं उतरता वो उनके लिए बेकार हो जाता है। अब देखिए वृद्धावस्था जिसे लोगों ने समस्या बना दिया है, ये एक समस्या नहीं है। पहली बात तो ये समस्या नहीं है, ये हमारी सोच है। हम किस व्यक्ति को कैसे ट्रीट करते हैं, इसको सिर्फ हम अपनी सोच के जरिए बदल सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। चूंकि ये समस्या काफी आधुनिक समय की उपज है, इसलिए इसका समाधान वृद्धों के लिए अलग आवास बनाना नहीं है, बल्कि उनका ध्यान रखना, प्यार एवं स्नेह है। लोग सोचते हैं ना बुजुर्ग हैं कुछ नहीं है यार, इनको ओल्ड एज होम में डाल दो। ये कोई समाधान नहीं है। बस हमें करना क्या है, जैसे हम छोटे थे उन्होंने हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया, उसी तरीके से वो सारा अब हमको उनको रिटर्न करना है। बस एक जैसे हम कहीं से कुछ पैसे उधार लेते हैं, हमें रिटर्न करना होता है, उसी तरीके से जो प्यार, सम्मान, देखभाल उन्होंने हमें बचपन से दी, अब वही चीज़ें हमें उनको रिटर्न करनी है। सिंपल एक फैक्ट है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हो तो ये एक फैक्ट है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भी एक दिन वृद्ध होंगे, और यदि हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम भी प्रसन्न और खुश नहीं रह सकेंगे। इसलिए अपनी प्रवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन ही एकमात्र समाधान है, तभी हम इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं। तो मतलब अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाइए और इस चीज को समझिए। इमोशन सभी के बराबर होते हैं, चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक जवान हो, चाहे एक आप आदमी जैसा व्यक्ति हो या एक वृद्ध व्यक्ति हो, सभी की जो रिक्वायरमेंट होती है सेम होती है। सभी को सम्मान चाहिए, सभी को प्यार चाहिए, सभी को देखभाल चाहिए। बस हमें यही करना है। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग हम अंदर लेके आएंगे तो वृद्धावस्था बहुत ही आसानी से हम संभाल सकते हैं। अब ये जो हमने गद्यांश पढ़ा, इस पर आधारित हमारे पास प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वृद्धावस्था की समस्या किस जीवन शैली की देन है? मशीनीकृत जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली, घरेलू जीवन शैली या पारिवारिक जीवन शैली? तो ये जो बन रही है वृद्धावस्था, जिसे एक समस्या बना दिया गया है, ये जो है मशीनीकृत जीवन शैली है। यानी कि आज जो हम मशीनों के बीच में जीने लगे हैं, ये उस जीवन शैली की उपज है। वृद्ध व्यक्ति किसके द्वारा अपनी प्रक्रिया व्यक्त करते हैं? अपने विचारों द्वारा, अपने विचित्र स्वभाव द्वारा, सुखमय जीवन द्वारा, सकारात्मक प्रवृत्ति द्वारा।
तो वो करते हैं अपने विचित्र प्रभाव द्वारा। भाई जब कोई उनकी सुनेगा नहीं तो जाहिर सी बात है वो उनका विचित्र प्रभाव द्वारा अपनी प्रक्रिया व्यक्त करेंगे। वृद्ध व्यक्तियों के प्रति अपमान की प्रवृत्ति बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है कि उनका अपमान ज्यादा होता है? आध्यात्मिकवाद, धर्मवाद, भौतिकवाद या समाजवाद? इसका कारण है भौतिकवाद। आधुनिक परिवार का सदस्य हर सदस्य से क्या अपेक्षा करता है? क्या अपेक्षा कर रहा है? काम में सहयोग करने की, घर पर रहने की, आय की, बाहर रहने की। तो यहाँ पर जो वो चाहता है वो है आय की। हर व्यक्ति से आय आनी चाहिए, इनकम आनी चाहिए। ग्रसित और अपमानित शब्दों में प्रत्यय क्या है? तो सिंपल आप देख रहे हैं यहाँ पे इत, यहाँ पर छोटी ई और ता है, यहाँ पे भी छोटी ई और ता है, तो लगेगा क्या? यहाँ पर इत जो है वो हमारा प्रत्यय होगा। नेक्स्ट आते हैं, कैसे वृद्ध व्यक्तियों की स्थिति अधिक दयनीय है? कौन, किस तरीके के वृद्ध व्यक्ति? जिनकी आय का स्रोत है, जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, जिनके पास खूब धन संपत्ति है, जो वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो जिनके पास जो है कोई भी आय का स्रोत नहीं है, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। अब वृद्धावस्था कब मानी जाती है? पहले कब मानी जाती थी? वो 45 से 50 साल की, लेकिन अब कब मानी जाने लगी? 45 से 50 वर्ष की अवस्था में, 60 वर्षों के बाद, 50 वर्ष से पहले या 40 वर्ष में। तो अब होती है 60 वर्षों के बाद, यानी कि रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है, उसके बाद जो है वो वृद्धावस्था मानी जाती है। घर में अपमानपूर्ण रवैया मिलने से वृद्ध व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है? उत्साहहीन, निराशापूर्ण, अपमानजनक या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी कथन, आप किसी का अपमान करोगे तो उनका जीवन कैसा होगा? उत्साहहीन, कोई भी एंथुसियाज्म नहीं रहेगा उनके अंदर, निराश रहेंगे, अपमानित महसूस करेंगे, तो सभी कुछ है। वृद्धावस्था में कौन सा समास है? समास कौन सा है? वृद्धा अवस्था, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्यय? तो यहाँ पर क्या है? वृद्धा अवस्था। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो है तत्पुरुष समास। वृद्ध क्या है? बुढ़ापे की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था। तो की क्या आ रहा है? संबंध कारक आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये संबंध तत्पुरुष समास होगा। वृद्धों की समस्या का समाधान कैसे संभव है? अब ये जो वृद्ध लोग होते हैं, इनकी समस्या का हम समाधान कैसे कर सकते हैं? उन्हें स्नेह देकर, उनका अपमान कर कर, उनकी बात सुनकर, सकारात्मक प्रवृत्ति अपनाकर। तो सिंपल तरीका है कि हम जब सकारात्मक प्रवृत्ति यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनके साथ रहेंगे तो इस समस्या का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा गद्यांश था वो समाप्त हुआ। अब हम आते हैं हमारे तीसरे गद्यांश पे। फिर से एक ही बार में हम इस गद्यांश को खत्म करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। राहे पर खड़ा सदा से ठूंठ नहीं है, दिन थे जब वह हरा भरा था और उस जनसंकुल चौराहे पर अपनी छतनार डालियों से बटोहियों की थकान अनजाने दूर करता था। अब यहाँ पर ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक पेड़ के बारे में बताया जा रहा है। अब ये पेड़ कौन है? आप गद्यांश पढ़कर समझिएगा, नहीं आता है समझ में तो मैं गद्यांश के एंड में आपको बताऊंगी, ठीक है? तो क्या था? ये जो राह पर खड़ा एक पेड़ है, जो आज जो ठूठ है वो पहले ठूठ जैसा नहीं था। ठूठ मतलब जो झड़ जाता है वैसा हो जाता है। ये जो है बहुत घना था और लोगों, बटोहियों मतलब जो राहगीर थे उनको छांव प्रदान करता था। पर मैंने उसे सदा ठूठ ही देखा, पत्रहीन, शाखाहीन, निलंबन जैसे पृथ्वी रूपी आकाश में सहसा निकलकर अधर में ही टंग गया हूँ। तो जो लिख रहे हैं लेखक, उन्होंने हमेशा ठूंठ देखा, ना उसमें पत्ते हैं ना टहनियां हैं, बेकार सा ऐसा खड़ा हुआ है, जैसे बस ऐसे ही जमीन से निकल आया हूँ। रात में वह काले भूत सा लगता है, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितना काला उसका जिस्म है। कहने का तात्पर्य है रात में वो भूत जैसे लगता है क्योंकि उसकी तरह तरह की टहनियां निकली रहती है, और दिन में वो जितना वो खुद काला उतनी काली उसकी छाया भी नहीं, मतलब उसमें पत्ते नहीं है तो वो उतने छायादार भी नहीं हो पाता है।
जिस्म, और अगर चितेरे की छाया चित्र बनाना हो तो शायद उसका सा अभिप्राय और ना निकलेगा। कहने का मतलब है अगर उसका हम चित्र बनाना चाहें तो जो हम जैसा बनाएंगे वैसा बन नहीं पाएगा। प्रचंड धूप में भी उसका सूखा शरीर उतनी ही गहरी छाया जमीन पर डालता है जैसे रात की उजियारी चांदनी। तो दिन में भी धूप में उसकी छाया वैसी ही बनती है जब रात में चांदनी होती है, मतलब वो दोनों ही टाइम एक जैसा लगता है। जब से होश संभाला, जब से आंखें खोली, देखने का अभ्यास किया, तब से बराबर मुझे उसका निस्पंदन, नीरस, अर्थहीन शरीर ही दिखा। मतलब जब से मैंने उसे देखा है, उसको देख के कोई उत्साह नहीं होता, कोई हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती, उसको देखने से कोई मजा नहीं आता। पर पिछली पीढ़ी में के जानकार कहते हैं कि एक जमाना था जब पीपल और बरगद भी उसके सामने शर्माते थे और उसके पत्तों से, उसकी टहनियां और डालों से टकराती हवा की सरसराहट दूर तक सुनाई ही पड़ती थी। पर आज वह नीरव उस चौराहे का जवाब जिस पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर की राहें मिलती हैं और जिसके सहारे जीवन अविरल बहता है। तो कहने का मतलब है पूर्व, पहले के जो लोग, मैं जब से पैदा हुआ मैंने उसे ऐसे ही सूखा ठूठ जैसा देखा, लेकिन पहले के लोग बताते हैं कि ये बहुत ही घना पेड़ हुआ करता था, कि पीपल और बरगद के पेड़ भी इसकी घना सरसराहट से देखकर घबराते थे। लेकिन आज ये बिल्कुल बेकार ठूठ सा खड़ा हुआ है उस चौराहे पर जहां चारों दिशाओं से राहें आकर मिलती हैं। जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी, उसने निश्चय जाना होगा कि प्राणवान जीवन ही जल की ही भांति विकल अविरल बहता है। सो प्राणवान जीवन मानव संस्कृति का उल्लास उपहार लिए उन चारों राहों की संधि पर मिलता था, जिसके एक कोण में उस प्रवाह से मिले एकांत शुष्क आज वह ठूठ खड़ा है। उसके अभागो परंपरा में संभवतः एक ही सुखद अपवाद है, उसके अंदर का स्नेह रस सूख जाने से संज्ञा का लोप हो जाता है, संज्ञा लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि वो जो चौराहे पर खड़ा है आज उसके अंदर का भले सारा रस समाप्त हो चुका हो, लेकिन वो पुराने जर्जर पेड़ की तरह हमें पुरानी यादों को बताता है। तो यहाँ पर वो आज बेकार ठूठ सा खड़ा है, लेकिन उसके अंदर का सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन तब भी आज हमें वो पुरानी चीजों की याद दिलाता है। तो ये जितना भी हमने पढ़ा एक पेड़ के बारे में पढ़ा, तो ये पेड़ जो था ये एक आम के पेड़ के बारे में बात हो रही थी। ध्यान रखिएगा किसके बारे में, आम के पेड़ के बारे में। तो अब इसी गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट। जन संकुल का क्या आश्रय, क्या मतलब होता है इसका? जन संपर्क, भीड़ भरा जन समूह या जन जीवन। तो यहाँ पर जन संकुल का तात्पर्य है भीड़ भरा, जहां पर बहुत सारे लोग हों। आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था? जो आम की खूब सारी जब डालियां थी तो क्या होता था? यात्रियों को ठंडक मिलती थी, यात्रियों को विश्राम मिलता था, यात्रियों की थकान मिटती थी, यात्रियों को हवा मिलती थी। बटोहियों को बात है ना, बटोहियों मतलब यात्रियों। तो क्या होता था वहां पर? यात्रियों की थकान मिटती थी, छांव में आके बैठ जाते थे, उनकी थकान मिट जाती थी। शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं ऐसे वृक्ष को? नीरस वृक्ष, जड़ वृक्ष, ठूठ वृक्ष या हीन वृक्ष। तो क्या ऐसा बोला गया है? जो शाखाहीन है, रसहीन है, शुष्कहीन है, ऐसा वृक्ष जो बोला जाता है उसको बोला जाता है ठूठ, यानी कि सिर्फ वो ऐसे ही खड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का क्या कारण था? कि मतलब जब आम का वृक्ष लहराता था, जब घना था, तो उसको देखकर पीपल और बरगद के पेड़ भी शर्मा जाते थे। क्यों था? उसका अधिक हरा भरा और सघन होना, हवा की आवाज सुनाई देना, अधिक फल फूल लगना, अधिक ऊंचा होना। तो क्या कारण था? वो बहुत ही ज्यादा हरा भरा और सघन था, इसलिए बरगद और पीपल के पेड़ उसको देखकर शर्माते थे। आम के अभागेपन से संभवतः एक ही सुखद अपवाद था। क्या अपवाद था? उसका नीरस हो जाना, संज्ञा लुप्त हो जाना, उसका ठूठ हो जाना, अनुभूति कम हो जाना। तो सही इसका जो अपवाद है वो है आपका संज्ञा लुप्त हो जाना, यानी कि उसके बारे में आपको इतना जानता समझता नहीं है। संज्ञा लुप्त हो जाने से किसकी अनुभूति कम हो जाती है? कष्ट की, सुख की अनुभूति की या ठूठ की? तो किसकी अनुभूति कम हो जाती है? वो है कष्ट की। संज्ञा लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है। प्राण
प्रमाणवान जीवन को किसके समान विकल बताया गया है? किसके समान विकल बताया है? पेड़ के, जंगल के, कष्ट के या पीपल के? तो किसके समान बताया गया है? ये है जल के समान। चितेरे ठूठ का चित्र क्यों नहीं बना सकता? चितेरा मतलब चित्र बनाने वाला, वो ठूठ का चित्र क्यों नहीं बना पा रहा था? क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वह ठूठ है, क्योंकि वह भयानक है, क्योंकि उसका जिस्म काला है। तो क्या कारण था? क्योंकि उसका जिस्म काला, इसलिए उसके चित्र में कुछ क्या बनाए, कुछ रंग तो भर ही नहीं सकता, इसलिए चित्रकार उसे बना नहीं पा रहा। अपवाद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अपवाद में उपसर्ग हमें हटाना है। वाद, अपवा या पवा, तो क्या है आपका? इसमें अपवाद में अप हमारा उपसर्ग होगा। ये देखिए, वाद हमारा मूल शब्द होगा और अप हमारा क्या होगा? ये उपसर्ग होगा। वाद मूल शब्द है और अप हमारा उपसर्ग में आएगा। नेक्स्ट है अविरल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। अविरल, तो अविरल में आ, अविरल या विरल, तो यहां पर उपसर्ग जो है वो क्या है? विरल हमारा है मूल शब्द और आ हमारा उपसर्ग आएगा। ये अब हमारे पास जो है यहां से हमारे जितने भी गद्यांश थे वो सभी खत्म हो गए। 3 गद्यांश थे, उसके हमने प्रश्न हल कर लिए। अब हमारे पास व्याकरण आधारित प्रश्न आए। क्या है देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए गहरे मुद्रित शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अब क्या है? जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। अब गहरे मुद्रित शब्द जो है वो है उन्नति। उन्नति का समानार्थी हमें निकालना है। क्या होगा? उच्चता, अग्रणज्ञ, विकास या अग्रसर। तो यहां पर उन्नति का जो समानार्थी होगा वो है आपका विकास। ये देखिए, पहले की अवस्था में अच्छी या ऊंची अवस्था की ओर बढ़ने या बढ़ने की क्रिया को ही उन्नति या विकास कहते हैं, अच्छे की तरफ बढ़ने को। नेक्स्ट है नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे बताना है जो नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चक्षु, अक्षि, लोचन या जलद। तो यहां पर जो नेत्र का पर्यायवाची नहीं है वह है जलद। क्या है? नेत्र का पर्यायवाची है नयन, अक्षि, आंख, लोचन, चक्षु, दृग, अंबक, दृष्टि, विलोचन। और जलद किसका है? जलद होता है आपका बादल का। नेक्स्ट है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है अनूठा, ध्वयंतर, अश्व या पार्थ। तो यहाँ पे अर्जुन का जो पर्यायवाची है वो होता है पार्थ। ये देखिए, अर्जुन के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कौन्तेय, गांडीवधर, गांडीवी, कपिध्वज, सत्यसाची, बृहन्नला। ये अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। मसर्ण का विलोम क्या है? क्या है? मृण का विलोम क्या है? कम, रुक्ष, साबुत या गालिफ। तो मृण का जो है विलोम होगा रुक्ष। क्या है? देखिए, मृण का अर्थ होता है मुलायम, सॉफ्ट, और रुक्ष का अर्थ है रूखा होता है। अतः विकल्प खा सही होगा। अब हमारे पास में आ रहा है उपरी। उपरी का विलोम क्या है? उपरी उर्वर, ऊष, निषिद्ध या निम्न। तो उपरी मतलब ऊपर और यहाँ पे होगा निम्न। निम्न मतलब नीचे। तो इसका जो अर्थ है उपरी का आश्रय है ऊपर, अतः उसका सही विलोम होगा निम्न। उपरी का ऊपर और उसका विलोम है निम्न। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। अब नीचे हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और देखना है इसमें कौन सा सही नीचे कथन से हमें मिलाना है उसे। सिद्धि तेज दौड़ती है। कथन में तेज एक क्रिया विशेषण है। ये वाक्य एकदम सही है। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है। ये भी सही है। तो यहां पर क्या है? दोनों ही विकल्प सत्य हैं, यानी कि गा हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्रिया विशेषण तेज क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नीचे फिर कुछ 2 वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना है। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या संज्ञा पदबंध की विशेषता बताता है। सही है। अवश्य एक विशेषण है? नहीं, अवश्य विशेषण नहीं है। ठीक है, अवश्य क्या होगा? एक क्रिया विशेषण है। तो देखते हैं यहाँ पे कथन एक सत्य है और
कथन दो जो हमारा है विकल्प दो वो असत्य है, यानी कि हमारा का जो है वो सही होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। फिर हमारे पास 2 वाक्य हैं, इनको पढ़ते हैं। शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे, शिक्षक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही थी। अब इसमें बताइए कुछ गड़बड़ी लग रही है? हमें तो इन दोनों ही वाक्यों में कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों ही जो कथन है वो सत्य है। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में सूची 1 के शब्दों को सूची 2 के अर्थ के साथ सुमेलित करना है। क्या है देखिए यहाँ पर, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, A, B, C और आपका D। ठीक है, हमने लिख लिया। अचल, अचल का हमारा क्या होगा? पर्वत। तो A का हो गया हमारा 2। फिर है उभय, उभय का मतलब होता है दोनों, तो यहाँ पर B का 1 हो गया। फिर आते हैं अम्बुज, अम्बुज किसका पर्यायवाची है? आपका कमल का, तो C हो गया 4th और D हो गया हमारा 3। तो D हमारा क्या था? इंद्रा, इंद्रा मतलब लक्ष्मी। तो देखते हैं, मैच करते हैं, सही है। ये देखिए हमारा एकदम सही आ रहा है, A का 2, B का 1, C का 4, D का 3, एकदम सही आ गया। चलिए आगे देखिए क्या है, फिर से हमें सूची जो है सुमेलित करनी है। अम्बुद है, उदार, कटक और चपला। चलिए इसको भी मिला लेते हैं। ए, आप पहले हम ऑप्शंस लिख लेते हैं, A, B, C और D। ओके, ऑप्शन लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा? अम्बुद किसका पर्यायवाची होगा? अम्बुद है बादल का, तो A का 2 हो गया। उदार, उदार का हमारा क्या होगा? विशाल, तो B का हो गया 1। फिर आते हैं कटक, कटक होता है सेना, तो ये हो गया 4th और चपला मतलब बिजली, नंबर 3। ओके, D हो गया 3। इसको मैच करेंगे तो यहाँ पर A का 2 कौन सा आ रहा है? का आपका A का 2, B का 1, C का 4, D का 3, तो हमारा का सही होना चाहिए, का एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अब हमारे पास रिक्त स्थान है, अब इसमें कौन सा शब्द सही है ये हमें लिखना है। समुद्र के पास जाते ही डैश थकान गायब हो जाती है। कैसी थकान? आधी, आधी, आंधी या आंधी। तो यहाँ पर क्या है? आधी थकान गायब हो जाती है, सही शब्द यही होगा ना। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर दिया है, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान में आदि शब्द का प्रयोग होगा। अन्य विकल्पों के अर्थ अधि, अधि का मतलब होता है ऊपर या अधिक, आंधी का मतलब मानसिक पीड़ा होती है, आंधी का मतलब धूल भली तेज हवा होती है। तो यहां पर क्या होगा? समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए रिक्त स्थान में वाक्य के अनुसार सही वर्तनी वाला शब्द ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे कौन सा शब्द सही आएगा? वर्तनी सही रखनी है, मात्रा सही होनी चाहिए। क्या है? यह पुस्तक तो बहुत डैश है, महंगी है, महंगाई है, महंगी है या महंगी है। तो यहाँ पर जो है आपका घ आएगा, महंगी है। ये देखिए, दिए गए विकल्प में रिक्त स्थान के वाक्य में भाव के अनुसार सही वर्तनी अक्षरी वाला शब्द महंगी का प्रयोग होगा। देखिए, हम अक्सर बोलते हैं महंगी, महंगी बोलते हैं ना, तो ये गलत होता है, महंगी होता है। सबसे पहला ये ध्यान रखना है, चंद्र बिंदी लगेगी आपके सामने, बिंदी नहीं लगेगी। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास में क्या दिया गया है? निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब हमें क्या करना है? शेष को, तो पहला और आखिरी हमारा व्यवस्थित है, बाकी को करना है। क्या है? जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद, संपूर्ण चराचर विश्व में इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही एक भगवान ही परिपूर्ण है। बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही सब प्राणियों में स्थित भगवान का भजन करना है। तो अब यहां पर इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला वाक्य जो हमारा निश्चित है कि वो पहले पे ही रहेगा। क्या है? जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद, बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही। तो पहला हमारा आया वा, वैसे ही। अब इसके बाद क्या होगा? संपूर्ण चराचर विश्व में, तो या आ गया, संपूर्ण चराचर विश्व में
एक भगवान ही परिपूर्ण है। तो यहां पे ला आ गया। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब प्राणियों में स्थित भगवान का भजन करना है। तो पूरा सेंटेंस बन गया, फिर से पढ़ देती हूं। जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद, बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना सब प्राणियों में स्थित भगवान का भजन करना है। तो अब एक बार इसको मिला लेते हैं, सही है कि नहीं। तो हमारा आ रहा है वा या ला रा, तो हमारा खा वाला एकदम सही होना चाहिए। ये देखिए खा हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से हमारे पास सेम 6 वाक्यांश दिए गए हैं, जिसमें पहला और छठा निश्चित है, बीच के हमें 4 अरेंज करने हैं। क्या है? धर्म और उदारता के उच्च ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्मों के विधान में कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। तो अब इसको क्या होगा? तो पहला और आखिरी, जैसा कि आपने बोला कि इसमें निश्चित है, तो क्वेश्चन में हमें इसमें कोई फेरबदल नहीं करनी, बीच के 4 में। तो धर्म और उदारता के उच्च, तो यहाँ पे या पहला है, ठीक। फिर उसके बाद हम आ रहे हैं उदारता के उच्च कर्मों के विधान में। क्या है? कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। अब चेक करते हैं, इसको देखते हैं। ये देखिए या ला रा वा एकदम सही हमारा ऑर्डर बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है। हमारे पास मुहावरा है, इसके अर्थ को हमें पता करना है। दाल में काला होना, इसका अर्थ क्या होगा? संदेह की बात होना, परास्त होना, बहुत आसान समझना, खूब तरक्की करना। तो दाल में काला होना का तात्पर्य है संदेह की बात, मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें, होता है। दाल में काला होना का अर्थ है संदेह की बात होना। मणिशंकर ने सोचा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? अवश्य कुछ दाल में काला है नारायण। नेक्स्ट है हमारे पास में, दिए गए मुहावरे का अर्थ फिर से हमें ज्ञात करना है। आकाश का फूल होना, ईश्वर से जलना, भूख लगना, अति क्रोधित होना, अप्राप्य होना। तो यहाँ पे आकाश का फूल मतलब होता है अप्राप्य होना, यानी कि जिसको हम प्राप्त ना कर सके। दिए गए मुहावरे का अर्थ है अप्राप्य होना, तो उसका वाक्य है, आजकल दिल्ली आकाश का फूल हो गया है, मतलब वहां पहुंच पाना और वहां सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब फिर से हमारे पास एक मुहावरा है, क्या है? मन मैला करना, विमुख होना, ठोस जवाब देना, मनचाही वस्तु पाना, अप्रसन्न होना। तो मन मैला करने का तात्पर्य हमारा होगा विमुख होना, मतलब किसी से हमारा मन हट जाए, अब मेरा इससे बिल्कुल बात करने की इच्छा नहीं है, तो क्या हो गया? हमारा एक दूसरे में मन मैला हो गया है। मन मैला करना मुहावरे का अर्थ है विमुख होना। वाक्य प्रयोग इसका कैसे करेंगे? मैंने आपके हित में ऐसा कहा था, लेकिन तुमने बुरा मानकर मन मैला कर लिया, मतलब मेरी बात का तुमने बुरा मान लिया। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या है हमारे पास? सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। अब यहाँ पर ये जो रोक दिया है ये गड़बड़ है, तो इसमें मतलब आप देखो सेंटेंस में भी लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लग सकते हैं? बचा लिया, भगा दिया, रोक लिया, हटा दिया। तो सही हमारा क्या होगा? सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, ये एकदम सही सेंटेंस बनेगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश रोक लिया को प्रतिस्थापित करने पर बचा लिया होगा, अतः रेखांकित अंश में क्रिया संबंधी त्रुटि है, वो है ना त्रुटि और संशोधन, तो मतलब हमें त्रुटि खोजनी है और उसको सही भी करना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा क्या है? दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाने हैं। विराम चिन्ह क्या है? बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाए। अब यहाँ देख रहे हैं क्या है, अब इसमें कौन सा आएगा? तो हमको जो लग रहा है वो है गा आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाए, तो वहां पर आम
नीम पीपल के बीच आपका अल्प विराम रहेगा और आखिर में आपका पूर्ण विराम आएगा। देखिए क्या है, उपर्युक्त वाक्य में अल्प विराम चिन्ह हो यानी कि 2 अल्प विराम चिन्ह आएंगे तथा पूर्ण विराम चिन्ह यानी कि एंड में, अतः विकल्प गा एकदम हमारा सही होगा। नेक्स्ट आ रहा है, दिए गए विराम चिन्ह में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, यानी कि आपका कॉमा। अल्प विराम क्या होता है, कॉमा वाला चिन्ह कौन सा है, वो है आपका घा। ये अल्प विराम चिन्ह है। क्या है, विकल्प घा में दिया गया चिन्ह अल्प विराम का चिन्ह है। वाक्य में जहां थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपके विराम चिन्ह। तो इस तरीके से हमने फटाफट अपना मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिया 7th। तो अभी तक आप लोगों को काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, आगे हम और भी लेकर आएंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है, जो हम पहले करा चुके हैं या आगे लेकर आएंगे, इस तक आप पहुंचेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो साइड में आप यहाँ पर देख रहे हो ना, यही साइड में आपको CUET मिलेगा। इसे आप क्लिक करोगे, फिर CUET के जितने भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपके सामने अवेलेबल हैं वो सभी कुछ आ जाएंगे। अब आपको हिंदी देखना है। यहाँ मैंने आपको हिंदी CUET कराया है, बस इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने CUET हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट होगी। तो इसमें टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, उसके MCQs प्लस आपके मॉक टेस्ट पेपर, सभी कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तो जो कुछ आप देखना चाहते हो उसे क्लिक करो। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट होगा। अच्छे से सारे टॉपिक्स को समझिए, MCQs की प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।